सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में ब्रह्म समाज आंदोलन। जितने भी सुधार आंदोलन हुए हैं, चाहे वो आर्य समाज है या प्रार्थना समाज है, थियोसॉफिकल सोसाइटी है, जो यंग बंगाल आंदोलन है या ब्रह्म समाज आंदोलन है, इसमें बड़े आंदोलनों में से एक है, बड़े संगठनों में से एक है ब्रह्म समाज, आर्य समाज। इनके कार्य क्षेत्र भी अधिक है, कार्य का विषय वस्तु भी अधिक है, कार्यों की संख्या भी अधिक है। जैसे इसमें राजा राम मोहन राय का, ब्रह्म समाज का मतलब राजा राम मोहन राय, जबकि इसमें देवेंद्रनाथ टैगोर भी थे, केशव चंद्र सेन भी थे। लेकिन जब भी ब्रह्म समाज की बात आती है तो सबसे पहला नाम किसका आता है? राजा राम मोहन राय का आता है। राजा राम मोहन राय, ये इनका जीवन काल है। नहीं पूछा कभी भी जीवन काल, नहीं पूछेंगे, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इनका जीवन काल कहाँ का है। 1772 से 1833 का ये इनका जीवन काल है। जन्म है 22 मई 1774 को। जन्म 74, जीवन काल ये 72 करना है। 22 मई 1772 से 1833। पिताजी का नाम क्या है? रमाकांत है। नहीं पूछते हैं इनका। इनके पूछने वाले प्रश्नों में ये हैं, देखो, ये सामाजिक धार्मिक आंदोलन के जनक किसे कहते हैं? ये रेलवे एसएससी के एग्जाम में तो सीधे सीधे प्रश्न है इनके, बड़े एग्जाम में भी है ये। राष्ट्रवाद के जनक कौन है? आधुनिक भारत के पिता, पुनर्जागरण के मॉर्निंग स्टार हैं ये, पुनर्जागरण के मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले। आधुनिक भारत के पिता, एकेश्वरवाद के समर्थक, बहुदेववाद के विरोधी थे, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है उनका, धार्मिक है। राष्ट्रवाद के जनक है और भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के जनक, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के जनक है ये, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के जनक। राष्ट्रवाद के जनक, राष्ट्रवाद के जनक में तिलक का भी नाम आता है, ध्यान रखना। उग्र राष्ट्रवाद में तिलक का नाम आता है। आधुनिक भारत के पिता क्यों? क्योंकि उन्होंने शिक्षा का, अंग्रेजी का, सती प्रथा का विरोध किया, पत्रकारिता में काम किया, इसलिए इनको आधुनिक भारत का पिता कहते हैं। सुधार आंदोलन के जनक हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? मॉर्निंग स्टार कहते हैं। पुनर्जागरण के प्रभात का तारा कहते हैं इनको। हिंदी में क्या कहते हैं? पुनर्जागरण का प्रभात का तारा कहते हैं। प्रभात का तारा, सुबह का तारा, मॉर्निंग स्टार किसका? पुनर्जागरण का। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इनके जनक हैं, ये इनके जनक हैं। एकेश्वरवाद के समर्थक थे और बहुदेववाद के विरोधी थे। ये इनके धार्मिक विचारों से हैं। किन विचारों से हैं? धार्मिक विचारों से। आधुनिक भारत का पिता कहते हैं, आधुनिक भारत का पिता, पुनर्जागरण के मॉर्निंग स्टार, पुनर्जागरण के जनक। प्रश्न पूछे हुए हैं, बड़े बड़े एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं। बड़े एग्जाम मतलब आरएस हैं, जहां है ये सब्जेक्ट। ईओ और के एग्जाम में ये नहीं है। मेंस में काम का है ये। राजा राम मोहन राय का योगदान भारतीय इतिहास में, तो राजा राम मोहन राय को सारों को मिक्स करके लिखना पड़ेगा। लेकिन ये प्रश्न बड़ा होगा, 100 वर्ड्स का होगा। राजा राम मोहन राय का योगदान, तो एक मतलब एक निचोड़ के रूप में लिखना पड़ेगा आपको। उनका साहित्य में योगदान, पत्रकारिता के में योगदान, सती प्रथा, कुप्रथाओं के योगदान, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान, स्वतंत्रता के संबंध में उनके विचार, प्रेस के संबंध में उनके विचार, सारे विचार मिल करके या तो छोटे छोटे पैराग्राफ बना दो, कौन कौन क्षेत्र में योगदान है। आएगा आगे, ये पूरा प्रश्न आएगा आगे। जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा ना, तो आपके पास एक छोटा मोटा, अगर थोड़ा सा भी याद होता है हाथों हाथ इस क्लास में, तो एक 100 वर्ड्स का आंसर तैयार हो जाएगा अपना। बस लिखने की जरूरत पड़ेगी उसको, आप तैयार हो जाएगा, अपने आप तैयार हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि 100 वर्ड का क्वेश्चन आता है और उसको अगर लिखना है तो अपन पूरी डिटेल थोड़ी लिखेंगे। सती प्रथा कितना लिखेंगे, 1829 में उनके प्रयासों से बंगाल के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगी, बस। पत्रकारिता का क्षेत्र में उनका क्या क्या योगदान है, कौन कौन सी किताबें थी, संवाद कौमुदी जो सबसे बड़ी पुस्तक है उनकी, कुछ संगठन स्थापित किए। तो बंगाल के नवाब इनके पिताजी को राय की उपाधि दी, जरूरत नहीं है अपन को, पिताजी को दी है, छोड़ दो। ये 1833 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी, ये थोड़ा ध्यान रखना, पूछ लेगा राजा की। वैसे अभी जो नया पैटर्न चल रहा है एग्जाम में, ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, ज़्यादातर प्रश्न साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में उनके योगदान के आते हैं। यानी इनके शासनकाल के समय मुगल सम्राट कौन था, अकबर द्वितीय था, उसकी पेंशन कम मिलती थी, तो ये हाँ उनके प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटेन गए थे। कब, 1830 में, कहाँ लिखा हुआ नहीं है। हाँ, अकबर द्वितीय की पेंशन की वृद्धि के लिए ब्रिटेन सम्राट विलियम चतुर्थ गए। अब ये इंपॉर्टेंट है, कभी ऐसा प्रश्न आ जाए किसी काल का, पूछ ले कि उस समय ब्रिटिश सम्राट कौन था, तो ये कब की बात कर रहा है, 1830 और 33 के बीच की बात, क्योंकि 33 में इनकी मृत्यु हुई, तो इस समय विलियम चतुर्थ सम्राट था। या 1857 की क्रांति के से पहले कौन था, या जब 1833 का चार्टर एक्ट बना उस समय ब्रिटिश सम्राट कौन था। समुद्र पार यात्रा करने वाले राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे। एग्जाम में लिखने की ऐसी जरूरत नहीं है, ये पता होना चाहिए, इंटरव्यू में काम आ जाता है कभी कभी। समुद्र पार यात्रा करने वाले पहले भारतीय थे, इससे पहले कोई भी भारतीय समुद्र पार किसी दूसरे देश में नहीं गया था। हाँ, अछूत हो जाते थे, हाँ, क्योंकि हमारी धरती पवित्र धरती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, समुद्र लांघने का मतलब आपने अपनी सीमाओं को लांघ दिया है, तो वो दुनिया की जितनी भी हैं वो समुद्र यात्रा ही पाप मानी जाती थी। चीन में भी पाप मानी जाती थी, समुद्र यात्रा नहीं करते थे वो तो अपने। साउथ अफ्रीका से जनवरी 1915 में, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए थे। आधुनिक भारत के प्रथम सुधारक कहलाते हैं, क्योंकि पुनर्जागरण की जनक हैं तो प्रथम सुधारक हैं। अतीत और भविष्य के बीच सेतु के रूप में माने जाते हैं। ये अतीत यानी पुरातन व्यवस्था, नवीन व्यवस्था के बीच में क्या थे, ये पुल के रूप में काम करते थे। हाँ, मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच, अतीत यानी जो बीत चुका है और जो भविष्य में है के बीच के सेतु का काम करते थे, के रूप में जाने जाते थे। कौन, राजा राम मोहन राय। ये जो ये काम है इनके, ये इनके क्या है, काम है। फैक्चुअल प्रश्न आ जाए कि राजा राम मोहन राय का योगदान या उपलब्धियां, तो इनको शॉर्ट में लिखना है। आधुनिक भारत के जनक, पुनर्जागरण के मॉर्निंग स्टार, सुबह प्रभात का तारा, समाज सुधार आंदोलन के जनक, पत्रकारिता के पितामह, मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच में सेतु, पुल के रूप में काम किया, पत्रकारिता के अग्रदूत। अखबार सबसे पहले इन्होंने चालू किए थे, ये इससे पहले भी अखबार थे। अखबार विलियम हिकी, जेम्स ऑगस्टस के काल में भी इससे पहले ही चालू हो गए थे, लेकिन भारतीय, समझ गए ना, भारतीयों के द्वारा, तो इसलिए उनको क्या कहते हैं, पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं। तो इनकी उपाधियां सारी ध्यान रखना, उपाधियां मतलब उपनाम है। ये संस्कृत के ज्ञाता थे, विद्वान तो थे राजा राम मोहन राय। अरबी आती थी उनको, फारसी आती थी उनको, ग्रीक आती थी, लैटिन आती थी उनको, हिब्रू आती थी, दुनिया की सभी बड़ी बड़ी भाषाएं हैं, लैटिन, ग्रीक, और क्या चाहिए, सारे यूरोप की भाषाएं इसी से बनी है। हिंदी कहाँ से निकली, संस्कृत से निकली है। अंग्रेजी कहाँ से निकली, लैटिन और ग्रीक से निकली है। साइंस की भाषा कौन सी है, ग्रीक और लैटिन है। यानी सारी भाषाएं आ रही है उनको, राजा राम मोहन राय को। इनकी विशेषताएं सारी याद कर लेना, इनके जो भी हैं, इनके उपनाम है वो सारे 100 वर्ड्स के क्वेश्चन में आएगा। आरएस मेंस बहुत आसान है, अगर जितने भी संभावित प्रश्न है सबके फॉर्मेट बना के रख लो, मॉडल आंसर बना के रख लो।
ये प्रश्न, जितने भी संभावित जितने प्रश्न बनते हैं फिर देखो वहां आपको रेडीमेड प्रश्न मिल जाएंगे बहुत सारे। हिस्ट्री हुआ, जियोग्राफी हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, करंट को छोड़ दो, साइंस हुआ। अब साइंस में अगर ढंग से पढ़े हैं तो क्या हम पीएच स्केल नहीं पढ़ेंगे क्या? पीएच मान नहीं पढ़ेंगे क्या? पढ़ेंगे। पीएच मान का आविष्कारक कौन है? पढ़ेंगे। कितने होता है, क्या होता है, नहीं पढ़ेंगे क्या? प्रश्न आया हुआ है, सीधे सीधा आया हुआ है। हाँ, कुछ 12th के प्रश्न है, 12th की साइंस के प्रश्न है, वो नहीं होंगे क्योंकि हम 10th तक ही पढ़ेंगे। थोड़े ऊपर वाले नहीं होते, सबसे नहीं होते ना, साइंस है उनके लिए होते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि दी थी। युग दूत, एक युग के एम्बेसडर है, दूत है। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि दी। जितने भी उपनिषद थे, उपनिषदों का ये वैसे 108 उपनिषद हैं, शायद सभी का तो अनुवाद करना मुश्किल होगा, फिर भी उन्होंने उपनिषदों का बंगाली भाषा में अनुवाद किया। बंगाली में क्या किया? अनुवाद किया। अब ये किताब है इनकी। अब प्रश्न आ जाए कि राजा राम मोहन राय का साहित्यिक क्षेत्र में योगदान, तो जितनी भी किताबें हैं, अखबार हैं, उनकी डिटेल लिखनी है, सीधा सीधा फैक्चुअल है। गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, इसको इंग्लिश में गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट कहते हैं और फारसी भाषा में तुफात उल मुबाहिदीन कहते हैं। तुफात उल मुबाहिदीन यानी एकेश्वरवादियों का उपहार, हिंदी में इसको कहते हैं गिफ्ट, उपहार ऑफ मोनोथिस्ट। मोनोथिस्ट मतलब एकेश्वरवादी, मोनोथिस्ट एकेश्वरवादियों का उपहार। किताब है ये किसकी? ये राजा राम मोहन राय द्वारा लिखित फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक है और ये मूर्ति पूजा के विरोध में लिखी गई पुस्तक है। प्रश्न आ जाता है 2 नंबर का, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, तो सीधा लिखो राजा राम मोहन राय द्वारा रचित पुस्तक जो फारसी भाषा में लिखी गई है, जिसको फारसी भाषा में क्या कहते हैं? तुफात उल मुबाहिदीन। सीधा भी लिख सकते हो, राजा राम मोहन राय के द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई तुफात उल मुबाहिदीन पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद या उसका अंग्रेजी नाम क्या? गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, जिसको एकेश्वरवादियों का उपहार भी कहते हैं। एकेश्वरवादियों का उपहार भी कहते हैं। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है और ये किस भाषा में लिखी है? फारसी, जो अपने पहले ही लिख ली है। कोशिश करनी है कि एक ही लाइन में जितने फैक्ट्स हैं वो सारे आ जाए। राजा राम मोहन राय के द्वारा फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक जिसे गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट भी कहते हैं, अंग्रेजी में गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट कहते हैं, ये एकेश्वरवादियों का उपहार भी कहलाता है। इसे मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। ये तो यही बताएंगे, होनहार थे, संपर्क थे। आप क्यों नहीं सीख रहे? क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं है, इनके पास काम नहीं था, फ्री थे, इनके पास अवकाश था, इनके पास। आपके पास जमींदार थे, सुविधाएं थी सारी, राजा राज परिवार से जुड़े हुए थे, विदेशियों का वहाँ आना जाना होता था, उनका संपर्क बढ़ा। आपके पास मोबाइल है, उनके पास मोबाइल नहीं था। विनाश का सबसे बड़ा कारण मोबाइल होगा। अब विनाश का मतलब प्रकृति का समाप्त होना नहीं है। किसी के नौकरी में और एग्जाम में फेल हो जाना भी एक तरह से वो नौकरी तो उसके लिए विनाश हो गई ना। मोबाइल की वजह से फेल थोड़े हुआ, मानो मत मानो, कहीं न कहीं योगदान होगा मोबाइल का भी। मोबाइल उतना ही यूज करो जितना हमें उसको यूज करना है, उसका मिस यूज मत करो। ये दूसरे एक संगठन का नाम है। एक मिनट, ये मत करो, पहले इसको मत करो, मैंने कालक्रम की दृष्टि से इसको किया है, तो पहले आप फिर लिखो प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, किताब का नाम है ये, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। 1820 में ईसाई धर्म पर लिखी गई पुस्तक। मैंने इसको कालक्रम से कर रखा है इसलिए पहले आया, वरना साहित्य एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं अपन, तो आपके लिए उत्तर बन जाएगा एक, राजा राम मोहन राय का साहित्य में योगदान। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस यानी प्रिसेप्ट का मतलब क्या होता है? उपदेश। किसके?
जीसस के ईसाई धर्म पर लिखी गई पुस्तक 1820 में, 1820 में ईसाई धर्म पर लिखी गई पुस्तक। अगली पुस्तक है मंजारतुल अदयान। मंजारतुल अदयान बहुत महत्वपूर्ण किताब है ये। राजा राम मोहन राय द्वारा रचित विभिन्न धर्मों पर फारसी भाषा में लिखी गई पुस्तक कि विभिन्न धर्मों की विशेषताएं, उनकी इतिहास लिखा हुआ है इसमें, विभिन्न धर्मों का। और इसमें सती प्रथा का भी उल्लेख किया है। क्या किया हुआ है? सती प्रथा का विरोध किया गया, सती प्रथा का विरोध किया हुआ है मंजारतुल अदयान में। किस भाषा में? फारसी भाषा, नाम से स्पष्ट है, मंजारतुल अदयान। ये सबसे इंपॉर्टेंट किताब है राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी जिसे प्रज्ञा चांद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रज्ञा चांद। क्या कहते हैं? प्रज्ञा चांद कहते हैं। कौन सा चांद? प्रज्ञा चांद। किस भाषा में लिखी गई है? बंगाली में लिखी गई, बंगाली भाषा में लिखी गई पुस्तक प्रज्ञा चांद। प्रज्ञा चांद बंगाली भाषा में रची गई पुस्तक जिसे प्रज्ञा चांद कहते। कब लिखी? 1821 में। किसी भारतीय द्वारा संपादित और प्रकाशित प्रथम भारतीय समाचार पत्र है ये। बाद में पुस्तक बन गई थी। बाद में क्या बन गई? जब इनके बारे में लेख लिखे। ये क्या था? कोई घटना थोड़ी होती थी। घटना है कि एक्सीडेंट हो गया और वहां पर वो चैन खींच के ले गया और वहां चोरी हो गई, वैसे नहीं है ये। उस समय की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखे जाते थे उसमें। प्रज्ञा चांद में देश की व्यवस्था के बारे में लिखा जाता था। फिर धीरे धीरे क्या किया? उस किताब को इकट्ठा किया और एक किताब बना दी गई। नाम क्या हो गया? संवाद कौमुदी। वैसे ये अखबार था, रोज नहीं छपता था, समय समय पर किसी भारतीय द्वारा संपादित और प्रकाशित प्रथम भारतीय समाचार पत्र। समाचार चंद्रिका अखबार है, नाम से स्पष्ट है, अखबार जिसमें सती प्रथा का विरोध किया गया। मंजारतुल अदयान में भी सती प्रथा का विरोध है, इसमें भी सती प्रथा का विरोध है। प्रश्न आ जाए कि राजा राम मोहन राय का सती प्रथा को रोकने में योगदान या कैसा क्या क्या किया उन्होंने, तो यहाँ लिख सकते हो कि राजा राम मोहन राय ने अपनी पुस्तक मंजारतुल अदयान और समाचार चंद्रिका में सती प्रथा के विरोध में कुछ निबंध या लेख लिखे थे। अखबार जिसमें सती प्रथा का विरोध किया गया है। मंजारतुल अदयान, समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी और प्रिसेप्ट ऑफ जीसस और गिफ्ट ऑफ बोनाथिस्ट। किताबें तो याद होनी चाहिए। राजा राम मोहन राय का कोई उपलब्धियों का प्रश्न आ जाए और विशेषकर समाचार पत्र का या साहित्य का, तो किताबें लिखो ना लगातार चारों, तो एग्जामिनर अपने आप नंबर देगा। कह रहे वाह। और शुरू में पत्रकारिता के जनक मीरातुल अखबार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, संवाद कौमुदी की तरह ही बहुत उपयोगी इंपॉर्टेंट अखबार है मीरातुल अखबार, फारसी भाषा में। संवाद कौमुदी किस में था? बंगाली में था। इस पुस्तक का अर्थ बुद्धि दर्पण होता है। मीरातुल अखबार, इसका अर्थ क्या होता है? बुद्धि दर्पण। बुद्धि दर्पण, बुद्धि दर्पण। तो कितने हो गए? गिफ्ट ऑफ बोनाथिस्ट, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, मीरातुल अखबार, संवाद कौमुदी और मंजारतुल अदयान। मंजारतुल अदयान ये याद होनी चाहिए।
अगर बड़ा पद लेने की है अभिलाषा तो याद होनी चाहिए। अब देखो, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित संगठन, आत्मीय सभा, कई बार पूछा हुआ प्रश्न, बड़े एग्जाम, लेक्चरर तक, स्कूल लेक्चर, कॉलेज लेक्चर का प्रश्न है। आत्मीय सभा का संबंध किससे है? उसमें ऑप्शन में रविंद्रनाथ टैगोर भी होगा, और अधिकांश रविंद्रनाथ टैगोर करके आएंगे। क्यों? रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, देवेंद्रनाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर, रविंद्रनाथ नहीं, द्वारकानाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ भी होगा, देवेंद्रनाथ टैगोर भी हो सकता है ऑप्शन में, देवेंद्रनाथ, रविंद्रनाथ, तो ज्यादातर क्या करेंगे? द्वारकानाथ करेंगे उसको, द्वारकानाथ टैगोर ना शामिल थे। संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा कब? 1814-15 में। आत्मीय सभा, आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में स्थापित, हेडिंग डाल दो, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित संगठन। आत्मीय सभा 1815-18 में कलकत्ता में स्थापित। साथ में कौन है? द्वारकानाथ टैगोर। कभी कभी राजा राम मोहन राय के साथ इनका भी नाम आ सकता है, पूछ सकते हैं प्रश्न में कि आत्मीय सभा से संबंधित जुड़े हुए समाज सुधारक थे रविन्द्रनाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, अवनींद्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, ये सारे एक ही फैमिली से जुड़े हुए हैं। टैगोर, अवनींद्रनाथ, द्वारकानाथ, देवेंद्रनाथ, रविंद्रनाथ, हाँ ये सामंत थे, वहां के जागीरदार हैं बंगाल के, सामान्य फैमिली से नहीं थे ये। हिंदू कॉलेज, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1817 में। साथ में कौन था? डेविड हेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू कॉलेज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर। कहां पर? कलकत्ता में। स्थान में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, कलकत्ता ही है सबके, चाहे आत्मीय सभा है, चाहे हिंदू कॉलेज है, चाहे वेदांत कॉलेज है, सारे कलकत्ता में स्थापित है। हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज कलकत्ता में। डेविड हेयर, ये घड़ी मैकेनिक था, घड़ियां ठीक करता था, राजा राम मोहन राय का सहयोगी दोस्त था इनके। वेदांत कॉलेज कलकत्ता में 1825 में, हिंदू 1817 में। वेदांत, वेदों इनकी शिक्षा दी। वेदांत किसे कहते हैं? ऑप्शन तो कहते हैं क्या, या इनको षड दर्शन को कहते हैं? उपनिषदों कहते हैं, उपनिषद को कहते हैं। वेदांग कहते हैं षड दर्शन को, वेदांग, ध्यान रखना। देखो, एक है वेदांग, ये है षड दर्शन। षड दर्शन सांख्य, न्याय, योग, वैशेषिक, मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 6 बोली मैंने। और ये वेदांग है। और वेदांत क्या है? उपनिषदों कहते हैं। वेदांत सोसाइटी, वेदांत सोसाइटी 1825 में राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में स्थापित। 1825 में राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में स्थित। हिंदू कॉलेज है, आत्मीय सभा और वेदांत कॉलेज और वेदांत सोसाइटी, सारे कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा। आत्मीय सभा का ध्यान रखना। ये प्रश्न पूछा हुआ है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ की गई थी और कब की गई? 1828 में कलकत्ता में। संगठन का उद्देश्य क्या है?
एकेश्वरवाद और उपनिषदों का प्रचार प्रसार करना। 1828 कलकत्ता, 1828 कलकत्ता में। 1828 में कलकत्ता में, 1828 कलकत्ता में स्थापित। प्रश्न पूछ सकते हैं कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज का क्या उद्देश्य था? तो एकेश्वरवाद और उपनिषदों का क्या करना? प्रचार प्रसार करना। प्रचार प्रसार में क्या अंतर है? प्रचार और प्रसार हमेशा साथ में आते हैं, ये हमेशा साथ में आते हैं। प्रचार किया जाता है, प्रसार अपने आप होता है। प्रसार स्वतः फैलता है, उसको प्रसार कहते हैं। प्रचार फैलाया जाता है। सड़क पे किनारे आपको पोस्टर दिखता है, वो क्या है? प्रचार है। और आपने उसको देखा और किसी आगे जाके कहा कि अरे यार ये ऐसा ऐसा कोई सर्कस आया है शहर में, ये प्रसार हो गया। ये क्या हुआ? प्रसार। उस पोस्टर को देख करके आगे जो सूचना मिलती है उसको क्या कहते हैं? प्रसार कहते हैं। राजा राम मोहन राय की जीवनी किसने लिखी? मेरी कारपेंटर ने लिखी थी। किसने लिखी? नोट करके लिख लेना इसको। राजा राम मोहन राय की जीवनी मेरी कारपेंटर ने लिखी थी। किसने लिखी? मेरी कारपेंटर ने। अभी ब्रह्म समाज की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है, लिखनी नहीं है, सिद्धांत है, लिखने नहीं है। हाँ, जो आर एस मेंस देना चाहते हैं वो BL ग्रोवर की किताबें वहाँ से लिखें, BL ग्रोवर की किताबें वहाँ से लिखें, या BA वाली पासबुक है वहाँ से लिख लो। है राजा राम मोहन राय टॉपिक है तो होगा। ईश्वर एक है, वह अनादि अनंत निराकार सर्वशक्तिमान है और पूजा योग्य है। इनकी विशेषताओं सिद्धांतों को देखना तो आपको ज़्यादातर सिद्धांत आर्य समाज जैसे दिखेंगे। आर्य समाज को देखना, उनके लगभग कुछ सिद्धांत है वो एक जैसे हैं। ईश्वर की उपासना बिना किसी जाति संप्रदाय के करनी चाहिए। परमेश्वर की उपासना आध्यात्मिक विधि से करनी चाहिए। पूजा में मूर्ति पूजा और कर्मकांड निरर्थक है, वो कहते हवन वगैरह है वो फालतू है। पाप कर्म का प्रायश्चित और दुष्प्रवृत्तियों का त्याग द्वारा ही मुक्ति संभव है। कि पाप हो जाए तो उसको प्रायश्चित कर लेना चाहिए। पहले तो पाप करना नहीं है, और हो जाए तो प्रायश्चित कर लेना। लेकिन जानबूझ के पाप करके फिर प्रायश्चित करना, मुक्ति नहीं मिलेगी। चलो कर लेते हैं पाप, अरे गलती हो गई भगवान माफ कर देना, नहीं होगा। धार्मिक स्थलों का प्रयोग मनुष्य में ईश्वर भक्ति, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम व दया बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। ब्रह्म समाज में व्यक्ति के नैतिक पक्ष पर विशेष बल दिया गया। ये विशेषता है, सिद्धांत है उनका, अब वहां से करेंगे। आत्मा अजर और अमर है। सारे उपनिषदों की बातें हैं, कुछ अलग है, बाकी उपनिषदों की है। ईश्वर के लिए सभी समान है और सभी की प्रार्थना समान रूप से स्वीकार करता है। करता है क्या? करता है? बस नहीं करता है, लेकिन आपके भावों की कमी की वजह से गड़बड़ होती है। अगर आपके भाव बहुत अच्छे हैं ईश्वर के प्रति तो वो स्वीकार हो जाएगी, वरना फिर आप थोड़े दिन बाद ईश्वर को भला बुरा कहोगे। हाँ, सभी कहते हैं भला बुरा, कुछ कहते हैं कुछ नहीं कहते, सब कहते भला बुरा नहीं कहते। ये तो एक्सक्यूज हो गया, ये तो एक्सक्यूज हो गया, ये एक्सक्यूज हो गया कि जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसी से हम डांटते हैं, ये उस बचाव हो गया अपना। ऐसा नहीं होता है। ब्रह्म समाज का कर्म फल के सिद्धांत में विश्वास। कर्मों का फल मिलेगा, मिलेगा ही। जब आप वेदांतों को मान रहे हो, उपनिषदों को मान रहे हो, तो कर्म फल मिलेगा ही। आप उपनिषदों को मानते भी हो और कर्म फल को नहीं मानते, इसका मतलब आप उपनिषदों को नहीं मानते। राजा राम मोहन राय ने सत्य के अन्वेषण पर बल दिया, यानी सत्य की खोज पर बल दिया और कहा कि यह अन्वेषण आध्यात्मिक अनुभूति से ही संभव है। तो ये BL ग्रोवर की किताब से लिखना। ये एक लेटर है, ये RS मैन से पूछा हुआ प्रश्न है। प्रन्यासकरण पत्र, ट्रस्टीशिप लेटर है ये। प्रन्यासकरण पत्र 1830 में राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया। कि ये वो लेटर था, एक तरह से इस ब्रह्म समाज का चार्टर था ये।
जिसमें ब्रह्म समाज के उद्देश्य शाश्वत, सर्वाधार, अपरिवर्तनीय ईश्वर की पूजा है, जो सारे विश्व का कर्ता, धर्ता, रक्षक हैं। न्यास मंडल में बलि देने की अनुमति नहीं थी। ये लास्ट है इनका लेटर, प्रन्यासकरण पत्र, इसको लिख लो, ध्यान रख। प्रन्यासकरण पत्र क्या है ये? 1830 में राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया एक पत्र है कि आपको ब्रह्म समाज में क्या काम करना है और क्या नहीं करना है। ब्रह्म समाज के उद्देश्य बताए गए। उद्देश्य शाश्वत, क्या ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या है? शाश्वत, सर्वाधार, अपरिवर्तनीय, परिवर्तनीय ईश्वर की पूजा है, जो विश्व का कर्ता, धर्ता और रक्षक है। समझ गए? ये किसका उद्देश्य है? ब्रह्म समाज का उद्देश्य। ये 1830 में लिखा था प्रन्यासकरण पत्र। यानी ब्रह्म समाज का उद्देश्य शाश्वत, सर्वाधार, अपरिवर्तनीय ब्रह्म की उपासना, ईश्वर की उपासना है, और जो सारे विश्व का कर्ता, धर्ता, रक्षक है। और बलि देने से मना कर दिया कि आपको जो संस्था है ब्रह्म समाज, उस परिसर में बलि नहीं दी जाएगी। ध्यान रखना, 2 नंबर का प्रश्न है प्रन्यासकरण पत्र। ऐसे ऐसे हर एग्जाम में कम से कम हर पेपर में एक दो प्रश्न ऐसे होते हैं अजीबोगरीब, जो सामान्यतः स्टूडेंट छोड़ देते हैं या इनको बताया नहीं जाता है। जैसे पिछले एग्जाम में कुंवर सिंह का आया था 2 नंबर का, तो कि 2 ही तो नंबर थे, और 2 करके बहुत होते हैं। छोटे वाले प्रश्न होते हैं ना, वो बहुत नंबर देते हैं। आप लिखने के लिए मैटर बहुत है, नंबर 2 मिलने हैं, तो 2 में से 2 मिलते हैं, 100% मिलते हैं। बड़ा प्रश्न आप कितने बढ़िया लिखो, 50% ज़्यादा नहीं मिलेगा। कितना ही बढ़िया लिख दो, बढ़िया से बढ़िया लिख दो, 50, 55 बस, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ब्रह्म समाज के कार्य क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है। ये भी कहाँ से करना है आपको? बीएल ग्रोवर से करना है। वहां नहीं मिले तो बीए की पासबुक से करना है। बीए की पासबुक को तो आप मान लो यही सब कुछ है। अब कोई सुनेगा तो बीए की पासबुक से आरएस करके तो देखो, पढ़ रहे हो ना पासबुक? है देवेंद्र, कैसी लग रही है पासबुक? अच्छी नहीं है? अरे बहुत ही, बीए की जो बेस, उसका नाम ही नहीं है कि ये पासबुक नाम दे दिया गया है, बाकी बिल्कुल ऑथेंटिक है वो। कोई ठीक है, लिखने वाला कोई भी होगा उसका, लेकिन किताब कोई न कोई सोर्स लिया गया, बढ़िया किताब ली गई है। ये नहीं है कि किसी से भी कुछ भी उठा दिया, बिल्कुल ऑथेंटिक। क्यों? उसमें फैक्चुअल नहीं है, बातें कही गई है, कॉन्सेप्चुअल है वो पासबुक है। बीएल ग्रोवर फैक्चुअल मिलेगी आपको, फैक्ट सारे मिल जाएंगे। अवतारवाद का त्याग, कि अवतारवाद नहीं है, 10 अवतार का विरोध किया। बहुदेववाद, मूर्ति पूजा का त्याग, ये पहले से ही कर रहे हैं। वर्ण व्यवस्था की आलोचना, अरे ये याद करने लायक है क्या? उपनिषदों में मूर्ति पूजा नहीं है, तो मूर्ति पूजा का विरोध किया। उपनिषदों में बहुदेववाद भी नहीं है, बहुदेववाद का विरोध किया। उपनिषदों में अवतारवाद भी नहीं है, अवतारवाद का उल्लेख नहीं है कहीं पर भी। देवता तो बताए गए हैं, लेकिन अवतारवाद का उल्लेख नहीं है। अवतारवाद वैष्णव धर्म में है, शैव में भी नहीं। शैव में भी है, भगवान शिव के अवतार हैं, 36 अवतार हैं। कर्म सिद्धांत बल दिया, और उसके अनुसार पुनर्जन्म के विषय में निश्चित मत प्रकट नहीं किए। कहा न पीछे कर्मों का फल मिलता है, और कर्मों का फल मिलेगा तो भाई हाथों हाथ नहीं मिला तो उधारी रह जाएगी। तो उधारी कब के? अगले जन्म में चुकाएंगे, पुनर्जन्म होगा नहीं, जरूरी नहीं है यहां मिले। सती प्रथा का विरोध किया, जाति प्रथा का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया, और वैश्य गमन का विरोध किया। ये क्या है? ब्रह्म समाज के कार्य है। सीधा सा प्रश्न है 50 वर्ड्स का, ब्रह्म समाज के कार्य। लिख लो प्रश्न, ये प्रश्न लिख लो 50 वर्ड्स में। ब्रह्म समाज के कार्य, ब्रह्म समाज के कार्य, ब्रह्म समाज के क्या कार्य? ये कार्य है इसके 50 वर्ड्स में। हो गए, इनको सारों को काउंट करोगे तो। और भी लिख सकते हो, जो दिमाग में आए
जो यहाँ नहीं लिखे हुए हैं लिख सकते हो। ब्रह्म समाज के कार्य लिखने हैं, राजा राम मोहन राय के कार्य नहीं लिखने हैं। तो आप कहोगे कि अलग अलग है क्या? बिल्कुल अलग है। राजा राम मोहन राय ने तो पत्रकारिता का प्रचार प्रसार किया, यहाँ कहाँ है क्या? नहीं है। साहित्य लेखन किया, यहाँ तो कहीं लिखा है क्या कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य साहित्य लेखन होगा? लिखा है क्या? नहीं लिखा। सती प्रथा, ये प्रश्न भी आता है। सती प्रथा की समाप्ति 1811 में क्या हुआ कि राजा राम मोहन राय की भाभी सती हुई, तब राजा राम मोहन राय वहीं थे 1811 में। कहाँ जाएंगे? परिवार में तो थे ना, उनको पता तो है कि मेरी भाभी सती हो रही है। कैसे पता नहीं था? पता तो चला ही है कि भाभी कहाँ गई, कि बेटा घूमने गई है। जब उनकी भाभी सती हो गई तो उनको कहा कि वो इस प्रथा के ही विरोधी हो गए। उनको पता चला कैसे सती होती है, क्योंकि बंगाल में सती प्रथा का इतना नहीं था, जौहर वगैरह का इतना नहीं था, लेकिन बंगालियों में सती प्रथा, पंजाबियों में, पंजाब में, हरियाणा में, बंगाल में, यहाँ सती प्रथा की घटनाएं सबसे ज़्यादा होती थी। शिशुवध भी ज़्यादा होता है, कन्या भ्रूण हत्या भी यहाँ ज़्यादा होती थी। जन्म लेने के बाद उनको मार देना, पंजाब हरियाणा में विशेषकर। राजा राम मोहन राय के प्रयासों के परिणाम स्वरूप विलियम बेंटिक ने, ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को नियम 17 के तहत सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। प्रश्न आ जाए, सती प्रथा निषेध अधिनियम, ये प्रश्न है 20 वर्ड्स का। तो क्या है? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को नियम 17 के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई और सती प्रथा को अवैध घोषित किया। यह अधिनियम 1829 ही तो, हाँ, यह अधिनियम केवल बंगाल में था, कलकत्ता में था, बंगाल में था। 1830 में शेष भारत में लागू हो गया। क्या लिखा होगा, वरना लिख लेना, ये केवल बंगाल में था और फिर 1830 में ये शेष भारत में लागू कर दिया गया। शेष भारत में लागू कर दिया गया कब? 1830 में। अब राजा राम, अब सती प्रथा पर ही आ जाए। सती प्रथा पर टिप्पणी लिखो, तो क्या लिखोगे? पति की मृत्यु होने पर पत्नी के द्वारा उसके साथ स्वयं का क्या करना? स्वयं को अग्नि को समर्पित करना, जिसे सहगमन भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? सहगमन की। और फिर उसके बाद ये राजपूतों में प्रचलित थी विशेषकर, बाकी और जातियों में भी थी, पंजाब हरियाणा क्षेत्र में, बंगाल में थी, बाकी और भी लगभग उत्तर भारत में सभी जगह थी, कहीं ज़्यादा थी, कम कम थी। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से कितने दिसंबर? 4 दिसंबर, ध्यान रखना 4 दिसंबर भोपाल गैस कांड हुआ था ना, 4 को ही तो हुआ था, या 2 को या 3 को हुआ था? हाँ, तो उसके अगले दिन ही सती प्रथा पर रोक लगा दी। 4 दिसंबर तो 3 दिसंबर अगले दिन नहीं है? हाँ, 1829 को नियम 17 के द्वारा सती प्रथा को क्या कर दिया? गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब इससे पहले राजा राम मोहन राय से पहले अकबर ने, पुर्तगालियों ने और अल्बुकर्क पुर्तगाली गवर्नर, जहांगीर ने, गुरु रामदास जी ने और इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया। होगी घटना। चलो इनको लिख लो, देखो इनको लिख लो, किन किसने रोक लगाई है? अकबर, अल्बुकर्क पुर्तगाली गवर्नर, जहांगीर, गुरु रामदास जी और इंदौर की रानी महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस पर रोकने का प्रयास किया था। पहले विदेशी पुर्तगाली, पहला शासक अकबर। वैसे तो मुगल सल्तनत काल में भी फिरोज शाह तुगलक ने इस पर रोक लगाने का प्रयास किया था।
विदेशी पहला अल्बुकर्क तो है, पहला विदेशी अल्बुकर्क है, पुर्तगाली है। हाँ नहीं, पहला अकबर तो आया ही नहीं था बेचारा, कहाँ पैदा ही नहीं हुआ था। ये तो अभी तो पोदोड़िया में था जब ये अल्बुकर्क आया था। बूंदी, हाँ बूंदी कोटा वगैरह दोनों है। ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि राजा राम मोहन राय के प्रमुख सहयोगी कौन से थे, यानी एक तरह से ब्रह्म समाज के सहयोगी कौन कौन है। एक तरह से किसके सहयोगी, ब्रह्म समाज के सहयोगी कौन कौन थे, तो कौन है, द्वारकानाथ टैगोर, टैगोर टैगोर साथ में लिख लेना, कृष्ण कुमार टैगोर, चंद्रशेखर, रामचंद्र विद्यावाकीस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये और बहुत टफ है। अगर ऐसा प्रश्न में आता है राजा राम मोहन राय के सहयोगी, तो अधिकांश इसको गलत करेंगे, या इसको ऐसे लिख लें कि कौन थे इनके ब्रह्म समाज के सहयोगी कौन कौन थे। ताराचंद चक्रवर्ती, ये ताराचंद बाद में प्रन्यास के मुखिया भी बने थे, क्या कहते हैं उनको, सचिव वगैरह बने थे ये ताराचंद। डेविड हेयर आया था गढ़ीसाज कलकत्ता में, हिंदू कॉलेज के संस्थापकों में। अलेक्जेंडर डफ, और ये ताराचंद चक्रवर्ती वही है, दो बार आ गया है। हाँ ये ताराचंद चक्रवर्ती प्रथम, देखो आ गया ना, प्रथम मंत्री बने थे, ब्रह्म समाज के प्रथम मंत्री। ब्रह्म समाज के प्रथम मंत्री बने थे कौन, ताराचंद चक्रवर्ती, ताराचंद या ताराचंद चक्रवर्ती, ये ध्यान रखना। 1830 में वो गए लंदन विलियम चतुर्थ से मिलने, अकबर द्वितीय की पेंशन बढ़ाने के लिए। पेंशन तो बढ़ी न बढ़ी, उनकी मृत्यु हो गई 1833 के लंदन के इस नगर में जहाँ इनका निधन हुआ। तो राजा राम मोहन राय का निधन कहाँ हुआ, ब्रिस्टल में है। विदेश से बड़ा मोह था इनको, भारत से इतना नहीं था जितना विदेश से था, और वहीं मरे। और ब्रिस्टल में ही उनकी समाधि है। समाधि दीवार पर ये हरकिली नाटक लिखा हुआ है जो विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। हरकिली नाटक पूछा हुआ नहीं है कभी, इंटरव्यू वगैरह हम पूछ ले। हरकिली नाटक, हरिकेली नहीं है, ठीक है ना, हरकेली है। हरि विष्णु हो जाता है, हर शिव है, तो शिव जी क्या है ये। समाधि की दीवार पर विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित, प्रश्न पूछा हुआ है, विशलदेव चतुर्थ द्वारा रचित नाटक हरकेली, या कहीं पर हरिकेली लिखा है, वैसे वो सही नहीं है। द्वारकानाथ टैगोर, चंद्रशेखर, रामचंद्र, कृष्ण कुमार टैगोर, ताराचंद चक्रवर्ती, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ, ये ब्रह्म समाज की संस्थाएं हैं कुछ। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ। तत्वबोधनी सभा किसकी है, देवेंद्रनाथ टैगोर की। तत्वबोधनी सभा ये इन्हीं की संस्था है। अब आगे जो आएगी वो ब्रह्म समाज की संस्थाएं आएगी, उनसे टुकड़े होकर कैसे कैसे आगे विभाजन हुआ है। बाद में विभाजन हो गया था 68 के बाद, 1860, हाँ केशव चंद्र सेन की वजह से। तो तत्वबोधनी सभा के हेडिंग डाल दो, तत्वबोधनी सभा और रजनी सभा, दोनों अलग अलग है। तत्वबोधनी सभा और रजनी सभा, कौन है संस्थापक, देवेंद्रनाथ टैगोर, 1839 में, 1839 में। अलग अलग है ये। तत्वबोधनी सभा काफी फेमस है, पूछे हुए हैं। इसका उद्देश्य क्या था, उपनिषदों में वर्णित एकेश्वरवादी विचार और ज्ञान का प्रचार प्रसार करना। एकेश्वरवादी विचार और ज्ञान को क्या करना, प्रचार प्रसार करना। अन्य इनके साथ कौन जुड़े हुए थे,
ईश्वरचंद विद्यासागर, अक्षय कुमार, प्यारेलाल, ताराचंद और राजेंद्र लाल इसके सदस्य थे। किसके? तत्व बोधनी सभा के। तत्व बोधनी सभा के सदस्य थे। तत्व बोधनी सभा के सदस्य, रजनी सभा के सदस्य देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर, अक्षय, प्यारे, तारा, राजेंद्र। ईश्वर, अक्षय, प्यारे, तारा और राजेंद्र। अक्षय कुमार मित्र, अक्षय कुमार खन्ना नहीं, ये इनके सहयोगी थे। किसके? तत्वबोधनी सभा के। चले आगे। ईश्वरचंद विद्यासागर, इनका बड़ा योगदान है ब्रह्म समाज के विकास में। ईश्वरचंद विद्यासागर का। ये ट्रस्टी बनेंगे बाद में, फिर उनको आचार्य बनेंगे, प्राचार्य बनेंगे इस ब्रह्म समाज, फिर बाद में हटाया गया। यानी संस्था के सिद्धांतों के विरुद्ध काम किया था। ये भी केशवचंद सेन, इनका भी बड़ा योगदान है। केशवचंद सेन 1834 से 1884। अरे हाँ, वो जो आचार्य बने थे ना, ये बने थे, ईश्वरचंद विद्यासागर नहीं। हाँ, इनकी लड़ाई हुई थी, देवेंद्रनाथ टैगोर और इनकी, फिर उनको हटा दिया गया था आचार्य के पद से। ईश्वरचंद विद्यासागर नहीं है। ईश्वरचंद विद्यासागर का एक प्रश्न आ जाए ना कि ईश्वरचंद विद्यासागर का सबसे ज्यादा योगदान किस में है, तो विधवा विवाह से संबंधित है। विधवा विवाह का बाद में करेंगे इनको और आएंगे इनके। जॉन बैप्टिस्ट ईसा मसीह और सेंट पॉल से प्रभावित थे। ये ईसाई धर्म के संत हैं। ये जॉन बैप्टिस्ट, ईसा मसीह पता ही है आपको, और ये सेंट पॉल के विचारों से प्रभावित थे। इन्होंने ब्रह्म समाज को लोकप्रिय बनाया, लेकिन इनकी उदार नीति के कारण समाज में फूट पड़ गई। ब्रह्म समाज पहले ब्रह्म समाजियों के लिए ही था। इन्होंने आकर के कह दिया कि नहीं, इसमें कोई भी शामिल हो सकता है, गैर ब्रह्म समाजी भी इसमें आ सकता है, प्रवचन सुन सकता है, बैठ सकता है, विचार व्यक्त कर सकता है। ये उन्होंने खोल दिया। फिर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ब्रह्म समाज केवल ब्रह्म समाजियों के लिए है, दूसरा कोई नहीं आएगा। इन्होंने किया ना, उदार नीति के कारण ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। किसके? केशवचंद सेन की उदार नीति के कारण। यज्ञोपवीत पहनने के विरुद्ध प्रचार किया, इनकी इच्छा। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के प्रन्यासी थे इस समय। कौन? इस समय क्या थे उनके? प्रन्यासी थे। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1865 में केशवचंद सेन को आचार्य पद से हटा दिया। तब केशवचंद सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो केशवचंद सेन, इन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया? ब्रह्म समाज सभी वर्गों के लिए खोल दिया। ब्रह्म समाज को सभी वर्गों के लिए क्या कर दिया? खोल दिया। ठीक है। यज्ञोपवीत पहनने के विरुद्ध प्रचार प्रसार किया। जब ब्रह्म समाज विरोधी काम किया तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? उनको आचार्य के पद से हटा दिया। हटाया, बाहर निकाल दिया। तो ये इन्होंने कौन सा संगठन स्थापित किया? आदि ब्रह्म समाज स्थापित किया। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की किसने? केशवचंद सेन ने। और इसी को क्या कहते हैं? भारतीय ब्रह्म समाज भी कहते हैं। आदि ब्रह्म समाज को ही भारतीय ब्रह्म समाज कहते हैं। आदि ब्रह्म समाज को क्या कहते हैं? भारतीय ब्रह्म समाज कहते हैं। केशवचंद सेन को आचार्य पद से। दिमाग के अंदर रूपरेखा होनी चाहिए, रटने की कोशिश मत करो। केशवचंद सेन मतलब ये ब्रह्म समाज के सक्रिय सदस्य थे। देवेंद्रनाथ टैगोर के काल में ये इसके आचार्य पद पर थे,
लेकिन उनके उदारवादी विचारों के कारण ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई, तो इनको आचार्य पद से क्या किया, हटा दिया। हटाया तो उन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की, और उसी को क्या कहते हैं, भारतीय ब्रह्म समाज कहते हैं। समझ गए, बढ़े आगे। वैसे किताब में है ये सारा। 1884 में केशव सेन की मृत्यु हुई तो मैक्स मुलर ने कहा कि भारत ने अपना श्रेष्ठतम पुत्र खो दिया है। कहा होगा मैक्स मुलर ने, इतना ज्यादा उपयोगी नहीं है। इन्होंने सुलभ समाचार पत्र प्रकाशित किया, संघर्ष सभा की स्थापना की, और इंडियन मिरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन मिरर नामक अखबार चलाया। सुलभ समाचार, इंडियन मिरर नामक अखबार चलाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है मेंस में। इंडियन मिरर इतना सा लिखा हुआ आएगा, इतना ही है। इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन द्वारा 1861 में प्रकाशित प्रथम भारतीय समाचार पत्र, बस 2 नंबर पक्के हैं। तो 2 नंबर का मतलब ये नहीं है कि आपको 20 शब्द लिखने जरूरी है। हाँ, 20 शब्दों के अंदर अंदर आपको समेटना है उसको। आप 30 भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 लिखो, 40 लिखो, आराम से लिख सकते हो। कहते हैं नंबर काटते हैं, काटने दो, पहले दो तो सही, पहले दोगे ना फिर काटोगे। 5 नंबर काटोगे आप पूरे एग्रीगेट में से, कोई बात नहीं, काट देना, पहले दे दो, पहले फुल मिलेंगे। मैंने देखा है प्रैक्टिकली है। पहले राजस्थान का पेपर होता था अलग से, इंडिया का एक पेपर होता था, 2 ऑप्शनल होते थे, एक हिंदी और इंग्लिश होता था। तब की बात बता रहा हूं। मेरा जीके शुरू से ही मस्त रहा है एकदम। तो जीके में फुल लिमिट है, वो वर्ड लिमिट है, क्रॉस करके लिखता था। कभी भी 65-70 नंबर से कम नहीं आए, 100 में से, 200 में से नहीं, 100 में से। अभी भी कुछ मार्कशीटें पड़ी होगी मेरे पास, 65-70 से कभी कम नहीं आए। गोचा कहाँ पढ़ता था, अंग्रेजी में, हिंदी में पढ़ता ही नहीं था। सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट, बड़े बड़े सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, और 2 सब्जेक्ट कौन सा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसफी। अब जीके मेरा हमेशा से ही, अब केवल जीके है, तो अब मैं एग्जाम दे नहीं सकता। हो गया, दांत है तो चिड़ा को नहीं, चिड़ा है तो दांत को नहीं। 1872 में ब्रह्म समाज अधिनियम पारित करने में योगदान दिया। ये ब्रह्म विवाह अधिनियम बहुत इंपोर्टेंट है, ये लिख लो। 1872 में सीधा प्रश्न आया, केशव चंद्र सेन का योगदान, तो ये सारी बातें लिखनी, योगदान लिखना। उनको आचार्य पद से हटाया वो नहीं लिखना है, आचार्य पद पर बनाया वो लिखना है, योगदान लिखना है उनका। 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम बनाने में योगदान दिया। विधवा पुनर्विवाह और अंतरजातीय विवाह अधिनियम भी कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और अंतरजातीय विवाह अधिनियम भी कहते हैं इसको। हाँ, इसमें बाल विवाह और बहु विवाह का भी विरोध किया गया। किसमें, ब्रह्म विवाह अधिनियम में। इसमें देखो, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध किया, बहु विवाह का विरोध किया। किसमें, इस अधिनियम में। ध्यान रखना, 1872 का ब्रह्म विवाह अधिनियम, ब्रह्म विवाह अधिनियम। 1872 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाजियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु का प्रचार कर रहे थे। कह रहे हैं कि विवाह की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, उसका प्रचार कर रहे थे। लेकिन उन्होंने अपनी अल्प आयु पुत्री का विवाह किया, तब ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन होने पर 1878 में इनका ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। ब्रह्म समाजियों के द्वारा विवाह की न्यूनतम आयु डिसाइड कर रखी थी, और वो 12 या 13 वर्ष थी शायद वो, तो वो निर्धारित कर रखी थी और उसका प्रचार कर रहे थे। केशव चंद्र सेन खुद उसका प्रचार कर रहे थे, और खुद ने अपनी बेटी की जो अल्पायु में, यानी शायद 9-10 साल की थी वो बेटी, और उसका क्या कर दिया, यहाँ कहीं लिखा भी होगा, देखो नहीं है,
विवाह कर दिया, तो विरोध हुआ कि ये क्या कर रहे हो आप, ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन है, ये तो 1872 के ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन है। तो फिर इनके विभाजन का, इस ब्रह्म समाज का क्या हो गया, किस ब्रह्म समाज का, आदि ब्रह्म समाज का। ये आदि ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। 65 में उनको वहां से निकाल दिया गया। 65 के बाद आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। केशव चंद्र सेन ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन की स्थापना की। ये इनका योगदान है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई इसी के काल में, इन्हीं के प्रयासों से। वैसे प्रार्थना समाज में इनका इतना बड़ा योगदान नहीं है, आप नहीं लिखो तो भी चलेगा। स्त्री शिक्षा पर बल दिया, बाल विवाह का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। किसने, केशव चंद्र सेन ने। इंडियन मिरर अखबार ध्यान रखना, इंडियन मिरर का ये वो विभाजन हुआ ना उनका, भारतीय ब्रह्म समाज या आदि ब्रह्म समाज, तब क्या बना, साधारण ब्रह्म समाज। 1878 में ब्रह्म समाज में विभाजन हुआ, तब साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। साधारण ब्रह्म समाज 1878 में स्थापित, विभाजन के बाद। संस्थापक कौन, आनंद मोहन बोस, विपिन चंद्र पाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, द्वारकानाथ गांगुली और शिवनाथ शास्त्री। आनंद मोहन बोस आता है प्रश्न ये। आनंद मोहन बोस, विपिन चंद्र पाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, द्वारकानाथ टैगोर, गांगुली, टैगोर नहीं, द्वारकानाथ गांगुली, शिवनाथ शास्त्री, शिवनाथ शास्त्री। साधारण ब्रह्म समाज के। साधारण ब्रह्म समाज द्वारा प्रकाशित पुस्तकों में संजीवनी, इंडियन मैसेंजर, इंडियन मैसेंजर, तत्व कौमुदी, संवाद कौमुदी नहीं, तत्व कौमुदी, ब्रह्म जनमत, मॉडर्न रिव्यू और नव भारत। नव भारत टाइम्स नहीं, नव भारत, केवल नव भारत, नव भारत। संजीवनी, इंडियन मैसेंजर, तत्व कौमुदी, ब्रह्म जनमत, मॉडर्न रिव्यू और नव भारत। ये ज्यादा नहीं पूछते इसके। केशव चंद्र सेन का योगदान जरूर ध्यान रखना है। 100 वर्ड्स, जितने वर्ड्स हैं उतने आपको मैटर होना चाहिए, इतने से प्रश्न आ जाएगा आपका, बड़ा प्रश्न नहीं आएगा। बड़े आगे, हाँ कल क्या, ये तो पूरी करेंगे ना, ना ये तो पूरी करूंगा मैं। थोड़ा सा ही है, थोड़ा सा है क्या, ये अरे ये देखो देवेंद्रनाथ टैगोर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की, तत्वबोधिनी स्कूल की स्थापना की, तत्वबोधिनी अखबार की स्थापना की, मासिक पत्रिका की, शॉर्ट में ही लिखना है। तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी स्कूल, तत्वबोधिनी अखबार, ब्रह्म धर्म नामक पुस्तक, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी स्कूल, तत्वबोधिनी समाज, तत्वबोधिनी समाज ही है ना, तत्वबोधिनी अखबार है, समाज के अखबार, तत्वबोधिनी मासिक पत्रिका मंथली, और ब्रह्म धर्म नामक पुस्तक। देवेंद्रनाथ टैगोर, ये 1839 की बात कर रहे हैं।
ये जो देवेंद्रनाथ टैगोर है 1843 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए और उसके बाद ब्रह्म समाज का काम किसने किया? केशव चंद्र सेन ने किया। फिर उनको बाहर निकाला 65 में। अठारह में ब्रह्म समाज में मेंबर बने थे। और देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद कौन? केशव चंद्र सेन, इसके संचालक। 67 में ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने का समाज क्या कहलाया? आदि ब्रह्म समाज कहलाया। इतना नहीं रखना है आपको। देवेंद्रनाथ टैगोर का 30-35 शब्द है, बहुत। तत्वबोधनी सभा सबसे बड़ा योगदान, तत्वबोधनी स्कूल, तत्वबोधनी अखबार, मासिक अखबार, ठीक है। बाद में नाम देख, नाम चेंज हुआ ना, नाम चेंज हो गया ना, वो तो नाम चेंज हो गया ना। आगे देख क्या लिखा था, आदि ब्रह्म समाज, जिसको बाद में क्या कर दिया नाम, हाँ, भारतीय ब्रह्म समाज। और ये क्या हो गया? आदि ब्रह्म समाज हो गया। उसका नाम बदल दिया गया, भारतीय ब्रह्म समाज कर दिया। और ये क्या बन गया? आदि ब्रह्म समाज। पुराना कौन सा है? ये वाला है, हाँ, ये राजा राम मोहन राय वाला है, इसलिए इसको आदि कर दिया और वो भारतीय कर दिया। अठारह में सिविल मैरिज एक्ट, ये अभी देखता हूं, सिविल मैरिज एक्ट को पारित करने में योगदान दिया, जिसमें लड़के की आयु 18 वर्ष और लड़की की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई। अच्छा, ये पूछ लिख लिया ना यहाँ पे, ब्रह्म विवाह एक्ट कहते हैं। किया ना 1872 वाला, वो यही है। हाँ हाँ, केशव सेन ने हाँ योगदान दिया था। ब्रह्म विवाह अधिनियम या सिविल मैरिज एक्ट, उसी में लिख लो आप। ब्रह्म, वहाँ जा पहले टॉपिक लिखा ना, पढ़ लिखा है ना, वहां जाके लिखो तो कि एक जगह इकट्ठा रहेगा। ब्रह्म विवाह अधिनियम, सिविल मैरिज एक्ट 1872, 1814। रविन्द्रनाथ टैगोर ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, देवेंद्रनाथ ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। तीर्थ यात्रा, कर्मकांड, प्रायश्चित पर रोक लगाई। ये समाज सुधारक थे। हैं? तीर्थ यात्रा मत करो, तू मत करना, कौन मना कर रहा है? अरे भाई, तुम्हें नहीं दिक्कत है, तुम मत करो। तुम कौन होते हो ये तीर्थ यात्रा पर? ये समाज सुधारक है। तीर्थ यात्राओं पर रोक लगने से समाज सुधर जाएगा? तीर्थ यात्राओं से ही समाज में शुद्धिकरण होता है। जहां हम तीर्थ यात्रा के, आप सुबह मंदिर जा रहे हो, वो भी तीर्थ यात्रा ही तो है। मंदिर में जाने से भावनाएं थोड़ी सी शुद्ध होती है, चाहे वो 10 मिनट के लिए ही हो। वहां जाके हम थोड़े से एकदम दीनहीन बन जाते हैं, बाहर आते ही एकदम यूं। वो आलोचक होंगे, विरोधी होंगे देवताओं के। मैंने देखे हैं जो मंदिर कभी नहीं जाते हैं, वो ईश्वर को गालियां बोलते हैं। अरे भाई, तुम कभी मंदिर नहीं गए तो ईश्वर को गाली बोलने का अधिकार किसने दिया तुम्हें? तुम जो हो ईश्वर की वजह से ही हो। भाई, कर्म तो बहुत सारे लोग करते हैं, कर्म तो बहुत सारे लोग करते हैं। मेरे रिलेटिव में है ऐसे लोग, भगवान को गालियां बोलते हो। मैं कि देखो, आपको भगवान को गाली बोलने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। मत मानो, तुम्हारी इच्छा है, भगवान को गाली मत दो। तभी तो हिंदू धर्म बर्बाद हो रहा है। उनके अनुसार लकड़ी और पाषाण की मूर्ति ईश्वर नहीं है। संगत सभा यूपीएससी क्लास से 4-4 घंटे की होती है, नॉन स्टॉप। और कुछ दुकानें हैं तो वहां तो सुबह 8 से लेकर शाम को 8 बजे तक क्लासेस चलती है। दुकानें होती है ना, शोरूम टाइप के। केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित, बस इतना ही ध्यान रखना है। संगत सभा किसने बनाई? केशव चंद्र सेन ने। यज्ञोपवीत त्याग ने, वेश्याओं के समारोह में नहीं जाने,
मूर्ति पूजा का त्याग करने की शपथ लेनी पड़ती थी इस सगत सभा में। इतना ही ध्यान रखना, ज्यादा नहीं पूछेंगे। सगत सभा, हाँ लेकिन मेंस में पूछ सकते हैं सगत सभा पर टिप्पणी लिखो। अब सगत सभा पर टिप्पणी लिखे तो ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कैंडिडेट होगा, कि पढ़ा लिखा मतलब पढ़े लिखे सारे ही है वहाँ पे, थोड़ा ज्यादा पढ़े से होगा तो वो ज्यादा क्या कर लेगा, केशव चंद्र सेन को याद कर लेगा सगत सभा, बस बाकी नहीं करेगा। यानी इन्होंने जितनी भी कुप्रथाएं थी, यज्ञोपवीत कोई कुप्रथा थोड़ी है, शुद्धिकरण है ये भी शरीर का क्या है, शुद्धिकरण होता है यज्ञोपवीत पहनने से। मंत्र उच्चारण होते हैं सारे, हाँ पहनने से शुद्धिकरण होता है, उसका नियम पालन करना पड़ता है, नियम पालन करना पड़ता है। फ्रेश होने के बाद हाथ धोते हो क्या, नहीं धोते हो हाथ, टॉयलेट गए हाथ धोते हो क्या, उसे बिल्कुल, बहुत सारों को देखा मैंने हाथ नहीं धोते। अरे यार मैं तुम्हारी बात थोड़ी कर रहा हूं, नहीं धोते हैं। अब वो क्या करना पड़ेगा, जो यज्ञोपवीत पहनता है उसको तो हाथ धोने ही पड़ेंगे अगर बिल्कुल कर्मकांडी है तो। हाँ बिल्कुल नियम है कि आप टॉयलेट करने के बाद, लैट्रिन के बाद कितने बार हाथ धोने हैं, तभी शुद्धिकरण होगा। अपन 2-3 बार हाथ धोते हैं, हो सके पानी को खोल रहा जावा, ठीक है। अभी मैं नाम नहीं लूंगा क्षेत्र विशेष का, तो वो हाथ ही नहीं देते। मैं देखा है कि ऐसे कैसे धोते हो, कि क्या हो गया हमारा ही है, मैं खा ले फिर, हमारा ही है तो फिर यार हमारा ही है। मेरे साथ में हुआ, मैं कि भाई मैं आइंदा से इससे कोई काम नहीं करवाऊंगा मैं। दिल्ली की बात है, पढ़ा लिखा आदमी कि ऐसे क्या कर रहे हो, तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो ये ध्यान रखना, क्या यज्ञोपवीत त्यागने पर बल दिया, वेश्याओं के समारोह में नहीं जाने का बल दिया, मूर्ति पूजा का त्याग करने की शपथ लेनी पड़ी। नवीन ब्रह्म समाज, केशव चंद्र ने फिर एक ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली। ये आदमी बड़ा खड़ूस टाइप का था, पढ़ती नहीं थी किसी की बार, कभी संगत सभा, कभी भारतीय ब्रह्म समाज, अब एक नवीन है। वही केशव आता था ना पहले, नवीन ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित। इसे भारतवर्षीय ब्रह्म समाज भी कहते हैं। ये लो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, एक और नाम, उन्हें क्या पता कि आगे इस सिलेबस में शामिल होगा। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 में ब्रह्म विवाह एक्ट बना। ये तो अपन पहले ही कर लिया। अब एक काम करना, केशव चंद्र सेन अगर टॉपिक थोड़ा बिखरा बिखरा है तो एक जगह इकट्ठा करके लिख लेना उसको। इसके अतिरिक्त उन्होंने इंडियन मिरर, ये पहले किया अपन ने, पत्रिका अखबार निकाला, और भारतीय सुधार संघ की स्थापना की। और इन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्री का विवाह कुछ बिहार के शासक से किया। तब के भाई क्या कर रहा है तू एक तरफ तो 18 वर्ष 13 वर्ष 14 वर्ष निर्धारित कर रहा है, और तू उससे कम उम्र की बच्ची का विवाह कर रहा है, कि ये तो ऊपर वाले की इच्छा है। इतना कह के बात को टाल दिया, ऊपर वाले की इच्छा है, और ये टॉपिक खत्म हो गया। वापस करें, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, ब्रह्म विवाह एक्ट, कुछ पॉइंट याद रखने हैं। केशव चंद्र सेन के ब्रह्म समाज से जुड़ा, फिर भारतीय ब्रह्म समाज, फिर नवीन ब्रह्म समाज, उसी को क्या कहते हैं, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। 1872 का ब्रह्म विवाह एक्ट में योगदान दिया, यज्ञोपवीत का विरोध किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, तीर्थ यात्राओं का विरोध किया, इंडियन मिरर अखबार निकाला, ब्रह्म धर्म नामक अखबार निकाला, मासिक पत्रिका निकाला। हाँ अलग कुछ नहीं है, प्री में दिक्कत नहीं है, मेंस में दिक्कत है। मेंस में भी दिक्कत तब है जब आप यूं ही पढ़ रहे हो, बिना लाइन और लेंथ के पढ़ रहे हो। लाइन से और लेंथ से, यानी सभी जितने भी संभावित प्रश्न बनते हैं सारों का फॉर्मेट तैयार कर लो, प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर। फिर देखो कहीं नहीं चुकेगा, कहीं मिक्स करके पूछ लिया तो आपको सेपरेट याद ही है, वो मिक्स हो जाएगा।